हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो आज हम लोग एक चैप्टर का रिकैप करने जा रहे हैं जिस चैप्टर का नाम है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशंस, या इसको हम लोग ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। तो पहले ही मैं आपको वीडियो शुरू करने से पहले ही आपको बता दूं, ये जो चैप्टर है ये रिकैप कर रहे हैं, ना ही पढ़ रहे हैं ना ही रिवीजन कर रहे हैं। आपने पढ़ लिया है, आपने रिवीजन कर लिया है, तो हम इस चैप्टर में सिर्फ वो देखने वाले हैं कि इस चैप्टर के कौन से भाग से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं या कौन सा माइनर मिस्टेक्स कराया जाता है इनसे। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो इस चैप्टर में सबसे पहले नीट पॉइंट ऑफ व्यू से दो से तीन क्वेश्चन आप मान सकते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन का वेटेज है। चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहला ही जो यहाँ पे सवाल आता है वो है हमारे पास एक्सक्रीशन का डेफिनेशन। वैसे अब आप डेफिनेशन गलती करें, ऐसी नौबत आपके नहीं आनी चाहिए। एलिमिनेशंस ऑफ मटेरियल्स, वेस्ट मटेरियल जैसे कि अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड हमारे बॉडी से बाहर निकाल देना, इसी को हम नाम देते हैं एक्सक्रीशन। होपफुली इसमें ऐसा कुछ ऐसा नहीं है जो आप गलती करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब यहाँ से अगर हम लोग बात करें तो एक्सक्रीशन की अगर बात करें ऑन द बेसिस ऑफ एनिमल्स, तो जो एनिमल्स अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं उसको हम अमोनोटेलिक कहते हैं। जिनमें यूरिया एज एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है उसको यूरियोटेलिक कहते हैं, और जिनमें यूरिक एसिड एज एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है उसको हम यूरिकोटेलिक कहते हैं। इसमें से आपको बताना है सबसे ज़्यादा टॉक्सिक कौन है, सबसे कम टॉक्सिक कौन है, किसके एलिमिनेशन में सबसे ज़्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट होती है और किसके एलिमिनेशन में सबसे कम वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। तो देखो, अब ये पानी में रहते हैं तो इनको कितना भी पानी मिले कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। तो ये वाले हमारे पास मोस्ट टॉक्सिक होते हैं, इसलिए इसको बॉडी में स्टोर नहीं किया जा सकता। जैसे ही अमोनिया बनेगा बॉडी से रिलीज आउट करना पड़ेगा। जबकि अगर हम बात करें इनकी तो ये होते हैं लीस्ट टॉक्सिक। ठीक है, फिर यूरिया की अगर हम लोग बात करें तो सिंपल सी बात है, यूरिया यानी कि जो कि हम आराम से स्टोर भी कर सकते हैं, बहुत कम अमाउंट में वाटर भी हमें चाहिए इनके रिलीज़ आउट करने के लिए। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत आपको प्रोबेबली नहीं होना चाहिए। आप मुझे एग्जांपल्स बता दीजिए कि कौन कौन से अमोनोटॉलिक हैं, कौन से यूरियोटेलिक हैं और कौन यूरिकोटेलिक में आते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब यहाँ से हम बात करें तो अमीनोटेलिक का यहाँ पे एग्जाम्पल दिया, एग्जाम्पल याद रखेंगे, जैसे एक्वेटिक इंसेक्ट, बोनीफिशेस, एक्वेटिक एम्फीबियंस। यहाँ पे आपसे सवाल पूछेगा एक्वेटिक एम्फीबियंस और एक्वेटिक इंसेक्ट दोनों में कॉमन क्या है, तो दोनों का एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट अमोनिया होता है, ये कॉमन होता है। ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होते हैं और इनको बहुत ही कम सॉल्युबल है वाटर में, इसलिए इनको बहुत ज़्यादा वाटर चाहिए, मतलब रीडली सॉल्युबल है बहुत ज़्यादा, तो इसलिए इनको बहुत एक्सेस अमाउंट में वाटर चाहिए इसको रिलीज आउट करने के लिए। और यहाँ से ये लाइन याद रखेंगे, किडनी डू नॉट प्ले। तो यहाँ से एक लाइन लिख देगा, किडनी प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन रिमूवल ऑफ अमोनिया, नहीं याद रखेगा, ये लाइन आप गलती कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट। अब यहाँ से हम बात करते हैं यूरिया वाला। तो जिनका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट यूरिया है उन एनिमल्स को यूरियोटेलिक कहेंगे। ऐसा कहाँ पे देखने को मिलता है आपको, तो ऐसा आपको देखने को मिलता है फ्रॉग्स में, एक्वेटिक रेप्टाइल्स में और मैमल्स में, मैमल्स स्पेसिफिकली। ठीक है, इसमें होता क्या है, लीवर में अमोनिया को कन्वर्ट कर दिया जाता है यूरिया में, क्योंकि यूरिया अमोनिया के कंपैरिजन में कम टॉक्सिक होते हैं और इसीलिए इनको कम वाटर भी चाहिए होता है। तो यहाँ एग्जाम्पल्स आपको याद रखने हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। यूरिक एसिड यानी एनिमल्स को यूरिकोटेलिक कहेंगे, इनसॉल्युबल होगा वाटर में। ठीक है, और ये किस में देखने को मिलता है, इंसेक्ट, क्रस्टेशियंस यानी एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स, ये याद रखेंगे। क्रस्टेशियंस मतलब एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स, लैंड स्नेल्स, ये आपको स्पेसिफिकली याद रखना है। टेरेस्ट्रियल रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स। तो यहाँ से आपसे मैच द कॉलम करके देगा, तो ये आपको जरूर याद रखना, जैसे कि यहाँ पे आपको दिखाया गया है एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स। एनिमल किंगडम में किसके पास कौन सा एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स है, देखो, प्लेटीहेल्मिन्थेस, रोटिफर्स, समनिलीड्स और सिफेलोकॉर्डेट में पाया जाता है प्रोटोनेफ्रिडिया या फ्लेम सेल। नेफ्रिडिया आप जानते हैं जिनमें एनिलिडा में पाया जाता है, माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स इन इंसेक्ट, एंटीनल ग्लैंड या ग्रीन ग्लैंड इन क्रस्टेशियंस यानी एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स, और किडनी यानी हायर एनिमल्स एंड ऑल वर्टिब्रेट्स आप कह सकते हैं। सारे के सारे वर्टिब्रेट्स जो होते हैं उनमें आपको देखने को मिलेगा किडनी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब हम लोग यहाँ से पढ़ने वाले हैं ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। यहाँ से आप क्या गलती कर सकते हैं, बस एक चीज़, किडनी जोड़े में है, यूरेटर भी जोड़े में है, यूरिनरी ब्लैडर 1 होते हैं और यूरेटर 1 होते हैं। तो आपसे पूछ देगा ये 4 ऑप्शन में कौन से पेयर्ड है, कौन से अनपेयर्ड है, बस। ठीक है,
तो ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम अच्छे से आपको याद रखना है। यहाँ पे ये सवाल आता है लेबलिंग के लिए, अक्सर हम ये गलती कर देते हैं, वहाँ पे सुपीरियर वेना कावा लिख करके आपसे गलती कराएगा। तो ये आप अच्छे से डायग्राम को देख लीजिए, कुछ भी ऐसा लेबलिंग में दिक्कत नहीं आने चाहिए। अब हम लोग बात करते हैं ह्यूमन किडनी के बारे में। तो किडनी के बारे में क्या याद रखना है, कलर है रेडिश ब्राउन, शेप है बीन और 3 लेयर्ड की कैप्सूल, फाइब्रस कैप्सूल के अंदर पाया जाता है। सिचुएटेड ऑन लास्ट थोरासिक वर्टिब्रे, यानी लास्ट थोरासिक कौन सा होता है, T12। तो याद रखेंगे T12 से L3 तक पाया जाता है, T12 से L3। और अगर हम किडनी की बात करें तो हमारे बॉडी के पीछे यहाँ के साइड है, तो इसको हम लोग नाम देते हैं किडनी इज रेट्रो पेरिटोनियल इन पोजिशन। तो रेट्रो पेरिटोनियल इन पोजिशन होता है, ये आपको याद रखना है। इसको कैसे याद रखें, 2 3 5 7 10 12, थिकनेस 2 3, विड्थ 5 7 और लेंथ 10 से 12 होता है। एवरेज वेट की अगर हम बात करें तो 120 से 170 ग्राम तक का इनका एवरेज वेट हो सकता है। ये जो ओपनिंग्स है, जिस ओपनिंग से ये जो हमारे ब्लड वेसल्स हैं, रीनल आर्टरी या रीनल वेन्स, ये बाहर आ रहे हैं, इसको हम लोग नाम देते हैं हाइलस या हाइलम नाम देते हैं। ये चीज़ आपको याद रखना है, बस एक पॉइंट। हाइलम क्या है, ये वो ओपनिंग्स है जहाँ से रीनल आर्टरी, रीनल वेन्स, रीनल पेल्विस ये बाहर आ रहे होंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब यहाँ से आपको क्या क्या याद रखना है, ये आपके एनसीईआरटी में डायग्राम दिया गया है। मेजर कैलिक्स कौन सा है, आउटर पार्ट को हम कॉर्टेक्स नाम देते हैं, ये याद रखना है। किडनी के आउटर पार्ट को कॉर्टेक्स कहते हैं, इनर पार्ट को मेडुला कहते हैं। ये कॉलम ऑफ बर्ड रीनल कॉलम है, ये रीनल कैप्सूल है, रीनल आर्टरी, रीनल पेल्विस, यूरेटर है। ये आपके डायग्राम दिए गए हैं एनसीईआरटी में, इसको आपको याद रखना है। यहाँ पे आपको क्या गलती कराएगा, आउटर के जगह इनर लिख देगा, इनर के जगह आउटर लिख देगा। तो यानी किडनी की जो आउटर पार्ट है उसको कॉर्टेक्स कहते हैं, इनर पार्ट को मेडुला कहते हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद ये जो कॉर्टेक्स है वो किसके किसके बीच में पाया जाता है, मेडुला पिरामिड, और जिसको हम लोग नाम देते हैं फर्दर आगे चल के कॉलम ऑफ बर्टिनी या रीनल कॉलम भी इसको हम नाम देते हैं। ये आपके पास में एक किडनी का एक रफ व्यू आपके पास में दिया गया है, डायग्रामेटिक व्यू। तो आप एक बार इसको देख लीजिए, चाहे तो स्क्रीनशॉट रख लीजिए। ठीक है, तो जल्दी से एक बार क्विकली आप यहाँ से देखिए, लेबलिंग्स देखिए, कहीं पे भी आपको कुछ दिक्कत है तो जल्दी से मुझे बताइए और कमेंट कीजिए कि सर ये मुझे प्रॉब्लम हो रहा है। देख लिया डायग्राम। अब हम लोग यहाँ से बात करते हैं किडनी के आगे, जो जैसे कि हमने कहा था सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, वैसे ही हमारे किडनी की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट्स होती है जिसको कि हम लोग नाम देते हैं नेफ्रॉन्स। ये क्या है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। यहाँ से आपसे आप सवाल पूछे जाए तो यहाँ से एक सवाल है, ईच किडनी कंटेन्स 1 मिलियन नेफ्रॉन्स। 1 मिलियन नेफ्रॉन्स एक किडनी में आपको देखने को मिलता है। तो यानी अगर दोनों किडनी मिला करके आपसे पूछ दिया जाए तो कितना हो सकता है, 2 मिलियन नेफ्रॉन्स हो सकता है। तो इसको आपको याद रखना है। फिर दूसरा चीज़ आपको क्या याद रखना है, हर एक नेफ्रॉन्स के 2 पार्ट होते हैं। एक पार्ट को हम नाम देते हैं ग्लोमेरुलस और दूसरे पार्ट को नाम देते हैं रीनल ट्यूब्यूल्स। ग्लोमेरुलस वाली बात करें तो ये हमारा ग्लोमेरुलस वाला पार्ट है, रिमेनिंग्स ये जो पार्ट्स हैं ये हमारे ट्यूब्यूलर पार्ट कहलाते हैं। ठीक है, तो इसमें आइए एक एक करके हम जानते हैं ग्लोमेरुलस है क्या। यानी अगर हम नेफ्रॉन का एक रफ डायग्राम बनाए तो कुछ इस तरह से नेफ्रॉन का डायग्राम बनेगा रफली हमारे पास में यहाँ पे। तो देखो ये वाला जो पार्ट है इसको हम यहाँ पे कुछ इस तरह से जूम करके दिखाया गया है। तो इस वाले पार्ट में क्या जूम करके दिखाया गया, तो ये जो पूरा का पूरा है स्ट्रक्चर, इसको हम नाम देते हैं ग्लोमेरुलस। इसमें क्या है, आने वाले जो ब्लड वेसल्स यानी आर्टीरियोल्स है इसको हम लोग नाम देते हैं आने वाले, ए फॉर आने वाले याद रखेंगे, आने वाली। और इसकी जो डायमीटर है ये वाइडर होती है यानी चौड़ी होती है। फिर जाने वाली यानी ई फॉर एग्जिट यानी जाने वाली, जाने वाले को आने वाले को एफरेंट, जाने वाली को ईफरेंट कहते हैं, ये चीज़ याद रखेंगे। अब यहाँ पे क्या है, ये जो आया कुछ इस तरह से ऐसे ऐसे करके कॉम्प्लेक्सिटीज़ बढ़ाते हुए कुछ इस तरह से बाहर निकलता है। तो आ रही थी वाइडर ल्यूमेन के साथ, जा रही है नैरो ल्यूमेन के साथ। इसीलिए यहाँ पे आप जान सकते हैं कि क्या हो जाएगा, बहुत सारा प्रेशर जनरेट हो जाएगा और फिर यहाँ से ब्लड के फिल्ट्रेट नीचे की तरफ छनने लग जाएंगे, जो कि अभी हम लोग आगे देखने वाले हैं। किसी को कोई दिक्कत? चलिए अब यहाँ से अगर हम बात करें तो ये जो ब्लड है, ब्लड फ्लो करते हैं ग्लोमेरुलस से। ग्लोमेरुलस क्या है, टफ्ट ऑफ ये एफरेंट एंड ईफरेंट आर्टेरियोल्स, जो कि क्या करता है ब्लड को ईफरेंट के थ्रू लेके चला जाता है दूर, एफरेंट से लेके आया था।
ठीक है। अब नेक्स्ट हम जो स्ट्रक्चर्स की बात कर रहे हैं, वो जो स्ट्रक्चर्स है उसको कप लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर एक कप लाइक बन गया, यहाँ से ये वाला पार्ट, इस पार्ट को हम नाम देते हैं बाउमन्स कैप्सूल। और ये वाला डेफिनेशन को आप फॉर्मूला को याद रखें, ग्लोमेरुलस कैप्सूल प्लस बाउमन्स कैप्सूल इज इक्वल टू माल्फिजियन बॉडी या रीनल कैप्सूल। ये सवाल आया हुआ है, तो यहाँ पे आपसे गलती क्या पूछ देगा, ऐसे माल्फिजियन बॉडी प्लस बाउमन्स कैप्सूल इज इक्वल टू ग्लोमेरुलस, नहीं, ये प्लस ये इज इक्वल टू ये यहाँ पे आपको याद रखना है। दूसरा, हम अगर बात करें ट्यूबुलर पार्ट का, तो ये हो गया आपका ग्लोमेरुलर पार्ट। अब यहाँ से जितने भी पार्ट बच गए वो सारे कैसे हैं, ट्यूबुलर पार्ट। और ट्यूबुलर पार्ट की शुरुआत होती है पीसीटी से। पीसीटी क्या है, इसके जस्ट यहाँ वाले जो पार्ट हैं ये सारे हमारे पीसीटी वाले पार्ट कहलाएंगे। पी फॉर प्रोक्सिमल, प्रोक्सिमल का मतलब होता है पास, प्रोक्सिमल का क्या मतलब है, पास। ग्लोमेरुलस के जो पास है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, कन्वॉल्वुलेटेड का मतलब होता है मुड़ा हुआ, काफ़ी मुड़े हुए स्ट्रक्चर्स, पास है मुड़े हुए स्ट्रक्चर, उसको हम नाम देते हैं पीसीटी। फिर उसके बाद ये नीचे जो स्ट्रक्चर है इसको हम नाम देंगे लूप ऑफ हेनले, ठीक है। और फिर ये वाला जो स्ट्रक्चर है दूर वाला पार्ट में कन्वॉल्वुलेटेड ट्यूब्यूल को नाम देंगे डीसीटी। हेनले लूप की बात करें तो कैसा शेप होता है, हेयर पिन शेप का होता है। इसके दो पार्ट है, जो नीचे जा रही है वो डिसेंडिंग, जो ऊपर आ रही है वो असेंडिंग। चलिए, डीसीटी ये चीज़ आपको याद रखना है। ये देखो, ये डीसीटी है, ये इसको हम लोग कलेक्टिंग डक्ट कहते हैं। ये दूसरा नेफ्रॉन्स के लिए होगा, ये दूसरे नेफ्रॉन्स के लिए, ये दूसरे नेफ्रॉन्स के लिए, ये दूसरे नेफ्रॉन्स के लिए। मतलब एक कलेक्टिंग डक्ट इज ओपनड बाय वेरियस नेफ्रॉन्स, यानी हम ये नहीं कह सकते कि एक नेफ्रॉन्स के पास एक ही कलेक्टिंग डक्ट होगा, यानी बहुत सारे नेफ्रॉन्स मिल करके एक कलेक्टिंग डक्ट में ओपन होते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। अब नेक्स्ट हम लोग यहाँ से बात करें अगर, तो ये चीज़ आपको याद रखना है, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स जो भी है वो कहाँ से कहाँ की तरफ जा रहे हैं, कॉर्टेक्स, यानी ऊपर वाला जो पार्ट है, यहाँ इस लाइन से ऊपर वाले पार्ट की अगर हम बात करें तो कॉर्टेक्स, नीचे वाले पार्ट की बात करें तो इसको हम लोग मेडुला कहते हैं। जो भी कलेक्टिंग डक्ट्स हैं वो, ये जो हमारे लास्ट के कलेक्टिंग डक्ट थे वो कुछ पार्ट कॉर्टेक्स में भी है, कुछ पार्ट इनका मेडुला में भी है। तो फिर नेक्स्ट माल्फिजियन बॉडी की अगर हम लोग बात करें, पीसीटी की बात करें या डीसीटी की बात करें, तो पूरी तरह से ये किस में है, कॉर्टेक्स में है। और लूप ऑफ हेनले की अगर हम लोग बात करें तो डीप इनसाइड्स होते हैं मेडुला में। तो आपसे पूछेगा एक नेफ्रॉन्स के कौन कौन से पार्ट हैं, तो पहला हो गया ग्लोमेरुलस, फिर ग्लोमेरुलस के बाद नेक्स्ट हम लोग आए पीसीटी, डीसीटी, कलेक्टिंग डक्ट, लूप ऑफ हेनले। तो पूछेगा इनमें से कितने पार्ट हैं जो प्योरली आपके कॉर्टेक्स में है, तो कौन कौन सा हो जाएगा, ग्लोमेरुलस, पीसीटी, डीसीटी, ठीक है, और कुछ पार्ट कलेक्टिंग डक्ट का। तो यहाँ से आपसे पूछेगा कौन कौन सा पार्ट कहाँ है, तो वो आपको लोकेशन याद रखना है, ठीक है। चलो, उसके बाद अब यहाँ से हमने एक चीज़ और याद रखना है, जैसे हमारा ये लूप ऑफ हेनले है नीचे की तरफ आ रहा है, ये हमारा पीसीटी था। बिल्कुल लूप ऑफ हेनले के अपोजिट डायरेक्शन में एक और, जैसे ये नीचे आ रहा है, ये ऊपर जा रहा है, यहाँ से ये क्या हो रहा है, ये नीचे आ रहा है, ये ऊपर जा रहा है, और ये यू शेप का स्ट्रक्चर है और इसी को हम नाम देते हैं वासा रेक्टा। तो याद रखेंगे, एक माइन्यूट वेसल्स है जो कि पैरेलली रन करता है किसके, हेनले लूप के, और उसको हम लोग नाम देते हैं वासा रेक्टा। तो चलो, अब यहाँ से ये चीज़ आपको याद रखना है, कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स, और हमारे पास दो तरह के नेफ्रॉन्स होते हैं। देखो, एक ये वाले नेफ्रॉन्स हो गए और एक इस तरह के नेफ्रॉन्स हो गए। याद रखना है, मेजॉरिटी ऑफ नेफ्रॉन्स हमारे कौन है, कॉर्टिकल वाले हैं, 15% कौन से हैं, जक्स्टामेडुलर। इन दोनों में याद क्या रखना है डिफरेंस, ये वाले में इसकी जो लूप ऑफ हेनले है शॉर्ट है, जबकि इसकी लूप ऑफ हेनले लॉन्ग होती है, ठीक है। ये दो पॉइंट आपको स्पेसिफिकली याद रखना। आप पूछेंगे सर लॉन्ग लूप ऑफ हेनले हो या शॉर्ट लूप ऑफ हेनले हो, इससे क्या फ़ायदा, आगे हम चल के पढ़ेंगे। जिसका जितना ज़्यादा लॉन्ग लूप ऑफ हेनले होगा, लॉन्ग LOH होने से क्या है, इनकी जो यूरिन होगी वो ज़्यादा कंसनट्रेटेड यूरिन होगी। क्यों होगी, तो आगे हम लोग पढ़ेंगे। सिंपल सा आपसे पूछेगा ह्यूमन और कैमल में किसका लूप ऑफ हेनले लार्ज होना चाहिए, तो आंसर क्या हो जाएगा, कैमल। क्यों, क्योंकि उनको पानी कम मिलता है, तो पानी कम वेस्ट भी यूरिन के फॉर्म में वो कर सकते हैं, तो इसीलिए उनके लूप ऑफ हेनले को कैसा होना चाहिए, लॉन्गर लूप ऑफ हेनले होना चाहिए। ये बात आपको याद रखना है। एक बार नज़र से आप देख लीजिए, एक नज़र में नेफ्रॉन्स को, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग पढ़ने वाले हैं, ये आप मान के चलिए कि नीट 2026 में बहुत प्रोबेबल चांस है कि आपको मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन से सवाल मिल ही जाए 100% के करीब। तो या ये जो पूरा का पूरा मैकेनिज्म है 3 स्टेप में डिवाइडेड है, जिसको हम लोग नाम देते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, या इसी का एक और नाम होता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन।
ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन या इसी का नाम होता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। दूसरा होता है रीअब्जॉर्प्शन और तीसरे होते हैं ट्यूबुलर सिक्रीशन। तो इन्हीं को हम एक एक करके देखते हैं कि हमारी बॉडी में आखिरकार यूरिन बनती कैसे है। तो सबसे पहला हमारे पास में यहाँ पे जो यूरिन फॉर्मेशन है वो इसके लिए ज़रूरी है सबसे पहला स्टेप ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन और यानी अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। इसमें होता क्या है, सबसे पहले ये जो ग्लोमेरुलस की जो हम जानते हैं कैपिलरीज की जो कवरिंग है उसको हम एंडोथीलियम कहते हैं, और यानी ये जो ग्लोमेरुलस ब्लड वेसल है इसकी कवरिंग। फिर दूसरा क्या हो गया, एपिथेलियम ऑफ बर्मन्स कैप्सूल, जिसको कि हमने आपको याद हो अगर ध्यान तो इसको नाम देते हैं पोडोसाइट सेल। क्या नाम देंगे, पोडोसाइट सेल। और फिर तीसरे मेम्ब्रेन होते हैं जिनको कि हम लोग नाम देते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। अब क्या है, ये जो एपिथेलियम सेल है जिनको हम पोडोसाइट कहते हैं, किसके एपिथेलियम सेल को पोडोसाइट कहते हैं, तो यहाँ से एक सवाल बन जाएगा, बर्मन्स कैप्सूल के एपिथेलियम सेल को हम नाम देते हैं पोडोसाइट। ये चीज़ आपको याद रखना है। ये किसके तरह काम करते हैं, फिल्ट्रेशन स्लिट यानी स्लिट पोड, यानी सिंपल सी भाषा में अगर हम बात करें तो ये छन्नी के तरह काम करता है। ये वही छोटे छोटे छन्नी है, छन्नी में छेद है जिसके थ्रू हमारे ब्लड में से छन करके वाटर नीचे की तरफ आएंगे। ये वही फिल्ट्रेशन स्लिट्स के तरह काम करते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो आइए हम देखते हैं नेक्स्ट। हम जानते हैं कि हमारे ब्लड में तकरीबन हमारे हार्ट से हर मिनट 5 लीटर ब्लड यानी 5000 से 6000 ml ब्लड पर मिनट पास करता है। यानी हमारे ब्लड कितने होते हैं, 5 लीटर से 6 लीटर पर मिनट, और इसका 20% भाग किसको जाता है, किडनी को जाता है। 20% मतलब 1/5 भाग, और इसका 1/5 अगर हम निकालें तो कितना डाटा निकल के आता है, 1100 से 1200 ml किसको जाता है, तो किडनी को जाता है। किडनी कब, हर मिनट में। हर मिनट किडनी को कितना मिलता है, 1/5 यानी 20% भाग किडनी को मिलता है हर मिनट में। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि जैसे सवाल पूछा जाए कि अगर सपोज एक न्यूमेरिकल हम दे रहे हैं कि एक इंसान के अंदर ब्लड है 8 लीटर, तो आपको बताना है हर मिनट उसके ये जो 1/5 भाग है वो कितना, इनके हर मिनट कितना अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के लिए ब्लड जा रहा हो। जवाब दे दिया आपने। अगर आपके पास 5 से 6 लीटर होता था तो हमारे पास 1100 से 12 होता था, मतलब ये फिल्ट्रेट होके आते थे। अगर आपके पास 8 लीटर ब्लड है तो कितना होगा, हाइपोथेटिकल सवाल था। ठीक है, तो देखो अब यहाँ से ये सवाल याद रखें, ऑलमोस्ट ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ब्लड प्लाज्मा एक्सेप्ट प्रोटीन। तो क्या सारे प्रोटीन, नहीं, एक्सेप्ट लार्ज साइज्ड प्रोटीन। स्मॉल साइज की प्रोटीन तो पास हो जाती है इस बर्मन्स कैप्सूल के फिल्ट्रेशन स्लिट से। ठीक है, चलो प्लाज्मा, क्या कोई सेल्स भी, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, नहीं, ये भी नहीं, नॉर्मल कंडीशन में ये पास आउट नहीं होते हैं। प्लाज्मा की बात हो रही है तो ब्लड में 2 कंपोनेंट है, प्लाज्मा और सेल्स। सेल्स यानी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। प्लाज्मा यानी 90 से 92% पानी और 6 से 8% प्रोटीन्स। तो क्या प्रोटीन्स आते हैं, नहीं, लार्जर साइज़ के प्रोटीन बिल्कुल भी नहीं आते हैं, कुछ स्मॉलर साइज़ के प्रोटीन्स पॉसिबल है कि आ जाए। ठीक है, अब यहाँ से ये आपको याद रखना है, अमाउंट ऑफ ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस मतलब वो कप से जितना पानी पर मिनट नीचे आ रहा है, ब्लड में से जितना पानी पर मिनट नीचे आ रहा है, उसी पानी को हम, उस पानी के रफ्तार को नीचे आने को हम नाम देते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, GFR। याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट इस चैप्टर में, इससे जब सवाल आता है तो अक्सर गलती होता है। अब इसका अगर डाटा हम निकालें तो ये कितना निकल के आया, 125 ml पर मिनट। हर मिनट हमारे 5 से 6 लीटर ब्लड में 1100-1200 आया किडनी के पास, उन 1100 से 1200 में हर मिनट कितना ml गया नीचे, 125 ml। और इसी को अगर एक दिन में हम बदल दें तो 180 लीटर पर डे होता है, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट, अब इन 180 लीटर, आप सोचिए तो 180 लीटर, क्या आपको अंदाजा भी है 180 लीटर का मतलब क्या है? आप जो बाल्टी घर में नहाते हैं अगर वो 20 लीटर का, तकरीबन 9 बाल्टी, क्या इतना पॉसिबल है यूरिनेट हो सके? नहीं। तो क्या होता है, उनमें से 99% वापस से ब्लड के अंदर डाल दिया जाता है, तो रिमेनिंग 1% वो यूरिन के थ्रू निकलता है। 1% यानी 1.5 लीटर टू 1.8 लीटर तक यूरिन से सिर्फ फ्लो होता है। इनमें से यहाँ से आपसे एक सवाल पूछता है स्पेसिफिकली फ्रॉम द फिल्ट्रेट, वो कौन कौन से ऐसे चीज़ है जो 100% एक्टिवली एब्जॉर्ब होंगे? वो हैं ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, सोडियम। 100% एक्टिवली। पेसिवली क्या होते हैं? नाइट्रोजिनस वेस्ट, वाटर, H+, NH3, ये सब आपका ऐसे ही पेसिवली रीअब्जॉर्ब हो जाएगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत? याद रखें, एक्टिवली पेसिवली पे सवाल आता है।
ठीक है, ये एकदम अच्छे से ध्यान रखेंगे, एक्टिवली पेसिवली पे आपको सवाल देता है। अब जितने भी हमने देखा 99% क्या होता है, वापस से ब्लड में डाल दिया जाता है, ब्लड में। तो उनमें से 70 से 80%, इन 99 का 70 से 80% इलेक्ट्रोलाइट और वाटर को कौन वापस भेज देता है, पीसीटी। तो ये वाला जो डायग्राम है ये आपके एनसीईआरटी का डायग्राम है, यहाँ पे याद रख लेना, HCO3 - NaCl H2O न्यूट्रिएंट्स के ये बाहर निकल रहे हैं, जबकि इसके अंदर डाला क्या जाता है, H+ NH3। ये एकदम अच्छे से ध्यान रख लेना, यहाँ पे ये भी लिख करके दे देगा, ये लिख देगा ये क्या हो रहा है, कौन निकल रहा है कौन आ रहा है, यानी 6 दे देगा, पूछेगा इनमें से कितने बाहर जा रहे हैं कितने अंदर आ रहे हैं। तो ये ऊपर वाले 4 बाहर जा रहे हैं, ये 2 अंदर आ रहे हैं, H+ और अमोनिया। चलो नेक्स्ट, अब ये वाला जो पार्ट है, ये वाले पार्ट को हम लूप ऑफ हेनले कहते हैं। हेनले नाम के साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था, इसीलिए इसको हम लोग नाम देते हैं लूप ऑफ हेनले। इसका काम क्या है, ऑस्मोलरिटी को मेंटेन करना। अब देखो ये वाला पार्ट जो नीचे की तरफ आ रहा है इसको हम डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले कहेंगे, और ये वाला पार्ट जो ऊपर की तरफ जा रहा है उसको हम असेंडिंग लूप ऑफ हेनले कहेंगे। इसमें से सबसे ज़्यादा सवाल आपसे क्या पूछेगा, लूप ऑफ हेनले का सबसे बड़ा मैकेनिज्म क्या है, सबसे बड़ा काम क्या है। तो सबसे बड़ा इसका रोल क्या है, यूरिन को जितना ज़्यादा कंसनट्रेट हो सके करे। क्यों, क्योंकि मैक्सिमम वाटर का जो रीअब्जॉर्प्शन होता है वो यहीं पर होता है। ये जो, और दूसरा सवाल आपसे क्या पूछेगा कि आप मुझे बता दो लूप ऑफ हेनले का कौन सा, ये जो डिसेंडिंग वाला पार्ट है वो किसके लिए परमेबल, सिर्फ वाटर के लिए, जबकि असेंडिंग वाला किसके लिए, सॉल्ट यूरिया के लिए परमेबल है। क्या ये पूरी तरह से इम्परमेबल, हाँ ये सॉल्ट या यूरिया के लिए लगभग इम्परमेबल है, जबकि ये वाटर के लिए बिल्कुल लगभग ना के बराबर परमेबल है। तो ये चीज़ याद रखेंगे, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले किसके लिए परमेबल है, सिर्फ वाटर के लिए, जबकि अगर आपसे पूछा जाए असेंडिंग लूप ऑफ हेनले किसके लिए परमेबल है, ये इम्परमेबल है वाटर के लिए, जबकि परमेबल है किसके लिए, इलेक्ट्रोलाइट्स यानी सॉल्ट यूरिया, इन सब के लिए ये परमेबल है। ठीक है, अब नेक्स्ट ये वाला जो पार्ट है इसको हम कहते हैं डीसीटी। डीसीटी में भी ठीक पीसीटी की तरह ही याद रखना, बाहर क्या क्या जा रहा है, NaCl वाटर HCO3-, जबकि अंदर कौन आ रहा है, K+ और H+। तो देखो यहाँ पे भी H+, यहाँ पे भी H+ कॉमन, यहाँ पे अमोनिया की जगह K+ आ गया, बस इसको आपको याद रखना है। डीसीटी का काम क्या है, कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन। कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है, जब जरूरत हो तब रीअब्जॉर्ब करेगा, नॉर्मल केस में रीअब्जॉर्ब नहीं करता। मतलब जब आपकी बॉडी में ज़रूरत है पानी का तब ये पानी, सॉल्ट वाटर यहाँ से निकालना स्टार्ट करेंगे, लेकिन अगर बॉडी में इनफ वाटर है तो ये बिल्कुल भी काम नहीं करेंगे उस समय पे। ठीक है, तो ये कंडीशनली किसको किसको रीअब्जॉर्ब करते हैं, सोडियम और वाटर को। सोडियम को कौन करता है, एल्डोस्टीरोन, और वाटर को कौन करता है, ADH यानी वैसोप्रेसिन। फिर नेक्स्ट पार्ट यहाँ से फाइनली छन के ये कहाँ पे आ जाएगा, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स में यानी कलेक्टिंग डक्ट में। ये जो कलेक्टिंग डक्ट में आ गया फाइनली, इसमें कुछ अमाउंट ऑफ यूरिया भी परमेबल होते हैं, कुछ सॉल्ट्स भी परमेबल होते हैं, और फाइनली ये आपके नेफ्रॉन्स से यूरेटर में आ जाएगा, फिर यूरिनरी ब्लैडर में आ जाएगा, यूरेथ्रा में, एंड देन आउट। चलिए अब यहाँ पे हमारा पहला मैकेनिज़्म हुआ कि हमने हमारे ब्लड से 5 लीटर ब्लड में से 1100 से 1200 ml छान करके नीचे ले आया, उसमें से 99% को वापस भेज दिया, सिर्फ 1 से 1.5 लीटर जो कि यूरिन के थ्रू बाहर निकलेगा। अब उसमें भी हमने ये देख लिया कि जो जो चीज़ काम की थी उसको वापस ब्लड में डाला गया, जो ब्लड में बेकार चीज़ें थी उसको वापस से यूरिन में डाल दिया गया। अब क्या होगा, फाइनली हमारा लास्ट स्टेप होता है जिसको हम लोग नाम देते हैं ट्यूबुलर सिक्रीशन। अब यहाँ पे क्या है कि देखो पीसीटी और डीसीटी का मेन काम होता है सोडियम पोटेशियम बैलेंसिंग करना, और साथ साथ में इन चीज़ों को ध्यान रखना, फिल्ट्रेट में डालते रहना लगातार। ठीक है, और कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स का भी काम ये होता है। चलो यूरिन फॉर्मेशन एक बार में आपको दिखाया जाए तो कुछ इस तरह से आपको दिखेगा। अब हम लोग नेक्स्ट देख रहे हैं ये जो काउंटर करंट मैकेनिज्म है, इस पे अक्सर सवाल आता है, तो आइए देखते हैं क्या है काउंटर करंट मैकेनिज्म। यहाँ से देखो सवाल क्या पूछता है, एक बार अच्छे से समझ लो। देखो इसको हम एक बार यहाँ से ऐसे समझाते हैं। देखो ये वाला जो लाइन है, इसके ऊपर वाला लाइन को हम नाम देते हैं कॉर्टेक्स, इसके ऊपर वाले लाइन को क्या नाम दे रहे हैं, कॉर्टेक्स, और इसके नीचे वाले लाइन को हम नाम दे रहे हैं मेडुला। और इसमें भी आधा जो ये वाला पार्ट है इसको आउटर मेडुला, नीचे वाले पार्ट को लोअर मेडुला या इनर मेडुला कहते हैं। यहाँ से क्या है देखो, ऑस्मोलैरिटी क्या होता है, हमारे ब्लड की जो ऑस्मोटिक इसको नापा जाता है मिली ऑस्मोल पर लीटर में, वो जब नीचे की तरफ आएंगे तो बढ़ता चला जाता है। क्यों, आगे देखते हैं। देखो यहाँ 300 आपके मन में डाउट है, जैसे ही ये नीचे की तरफ जा रहा है लूप ऑफ हेनले,
नीचे की तरफ जा रहा है। आप जानते हैं ये क्या होता है, आप सोचो इसमें पानी है और नमक है, लेकिन इसमें से लगातार नीचे वाला जो है वाटर के लिए परमिएबल है, तो लगातार आप क्या कर रहे हैं, वाटर निकालते जा रहे हैं। तो जितना नमक अभी भी उतना ही है, बस वाटर निकालते जा रहे हैं, तो उसके अंदर क्या है, ऑस्मोलरिटी बढ़ती चली जाएगी। तो देखो 400, 600, 900, 1200, फाइनली 1200। फिर जैसे ही अब ऊपर की तरफ जा रहा है, इसमें से अब आप क्या कर रहे हैं, उतना में ही अमाउंट को सॉल्ट निकाल रहे हैं। वाटर जितना निकालना था निकाल दिया, इस बार हम सॉल्ट निकाल रहे हैं। सॉल्ट निकालेंगे तो फिर फाइनली क्या होता है, धीरे धीरे ऑस्मोलरिटी कम होता चला जाएगा, फिर 200, 100। यहाँ से आपसे सवाल क्या पूछेगा, ये है आपका पीसीटी। पीसीटी किसके लिए आइसोटोनिक है, किसके लिए हाइपोटोनिक है, कहाँ के लिए हाइपरटोनिक है। तो देखो डीसीटी के लिए पीसीटी 300, 100, यानी ये हाइपर हो गया, ये हाइपो हो गया, ठीक है। अब यहाँ नीचे अगर इनर मेडुला की बात करें तो पीसीटी ये क्या हो गया, हाइपो, ये क्या हो गया, हाइपर। और यहाँ अगर हम कुछ बात करें इस स्पेसिफिक एरिया यहाँ पे, जहाँ पे 300 के आसपास आ जाए, तो कुछ केसेस में ये जो 300 के आसपास आ गया, ये दोनों केस में, तो हम इसको क्या कहेंगे, सेम, यानी आइसोटोनिक। यानी सिंपल सी बात ये याद रखना है, पीसीटी आपको दे दिया जाएगा, 300 है, यहाँ 100 है, 200 है, 500 है, 600 है, 1200 है, और आपसे पूछेगा इसमें आप मुझे बताओ कौन हाइपोटोनिक है, कौन पीसीटी के कंपैरिजन में हाइपर है, कौन आइसोटोनिक है, ठीक है। और इस चीज़ को कंट्रोल करता है वासा रेक्टा, और इस मैकेनिज़्म को हम लोग नाम देते हैं काउंटर करंट मैकेनिज़्म, ठीक है। चलो, काउंटर करंट मैकेनिज़्म की वजह से क्या होता है, ऑस्मोलरिटी जो कि 300 से कितना तक हो सकता है, 1200 तक हो सकता है। और इस चीज़ को पूरी की पूरी जिम्मेवारी कौन लेके रखता है, NaCl एंड यूरिया। ये जो डायग्राम है ये आपके एनसीईआरटी का डायग्राम है, एकदम अच्छे से समझ लेना। अब आप कहेंगे क्या ये याद रखने की ज़रूरत है, 300, 1200, 600, 100 का? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बस याद रखिए यहाँ 300, यहाँ 300 है, तो ये दोनों आपस में आइसोटोनिक हो गए। ये 300, ये 600, तो ये हो गया इसके कंपैरिजन में हाइपो, ये हो गया हाइपर। ये 300 सपोज़ यहाँ 100 हो जाए, तो ये इसके कंपैरिजन में ये वाला हाइपरटोनिक हो गया। बस कंपेयर करना, जो ज़्यादा वो हाइपर, जो कम वो हाइपो, जो अगर बराबर है तो आइसोटोनिक, ठीक है। चलो नेक्स्ट में याद रखेंगे आपको कुछ अमाउंट ऑफ यूरिया, और कहाँ से आपको थिन सेगमेंट ऑफ असेंडिंग लूप ऑफ हेनले से भी भेजा जाता है कलेक्टिंग डक्ट में। चलो, यूरिन को कंसंट्रेट करना है तो लूप ऑफ हेनले को जितना ज़्यादा आप नीचे यानी मेडुला में ढकेलेंगे, उतना ज़्यादा यूरिन कैसा होता चला जाएगा, कंसंट्रेटेड होता जाएगा। यानी सिंपल सी बात है, जिस भी इंडिविजुअल का लूप ऑफ हेनले जितना लॉन्ग होगा, उनकी यूरिन उतनी ज़्यादा कंसंट्रेटेड होगी। डीसीटी और सीटी, यानी डीसीटी और सीटी अकेले यूरिन को कितना गुना तक कंसंट्रेटेड कर देता है, 4 गुना तक कंसंट्रेटेड कर देता है, यानी 300 से 1200, जो कि 4 गुना तक लेकर के चले आता है। तो आप मेरा एक सवाल याद रखेंगे, इस डायग्राम को जल्दी से देखिए। ये वाला 400 जो लिखा हुआ है, इस वाले 300 और इस वाले 200 के कंपैरिजन में, ये आपको हम बता रही है सपोज पीसीटी, ये पीसीटी का पार्ट है, ये लूप ऑफ हेनले का पार्ट है, ये डीसीटी का पार्ट है, और ये 200 आपको दिया गया है, ठीक है। आप बताओ इसके कंपैरिजन में ये क्या है और इसी के कंपैरिजन में ये क्या है। सवाल में जल्दी से कमेंट में जवाब करके बताएंगे, हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक या आइसोटोनिक, आप इसको क्या कंसीडर करेंगे, जल्दी से आप मुझे बताइए। जवाब दे दिया तो फिर आगे हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ आगे बढ़ें। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप है मिक्चुरेशन। मिक्चुरेशन का सिंपल सा मतलब होता है, अगर आप आसान भाषा में इसको समझना चाहें तो मिक्चुरेशन का मतलब होता है यूरिनेशन, यानी हम यूरिनेट कब करते हैं, कैसे करते हैं। आइए इसमें से क्या क्या साथ देखो, यूरिनेट कब करते हैं। सबसे पहले हम पानी पी रहे हैं, हमारे पास में यूरिन बन रहा है, यूरिन बन रहा है, हमारे यूरिन बनने के बाद कलेक्टिंग डक्ट से होते हुए हमारे यूरिनरी ब्लैडर में जा रहा है। यूरिनरी ब्लैडर एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि ट्रांजिशनल एपिथेलियम, ये आपका यूरिनरी ब्लैडर है जिसमें ट्रांजिशनल एपिथेलियम टिश्यूज़ होते हैं। वो जैसे जैसे यूरिन बनता जाएगा वो अंदर की तरफ कॉन्ट्रैक्ट होता जाएगा। फाइनली ये अंदर की तरफ आ गया, यूरिन पूरी तरह से इसमें भर गया और यहाँ पे लगे होते हैं स्फिंक्टर्स। ये जो स्फिंक्टर्स हैं ये फर्दर यूरेथ्रल स्फिंक्टर्स हमारे कंट्रोल में है। फिर जब हमें हमारे यहाँ से सिग्नल जाएगा यूरिनरी ब्लैडर से कि यूरिनरी ब्लैडर भर चुका है, अब यहाँ ये सिग्नल जाएगा, वहाँ से सिग्नल रिटर्न आएगा, फिर हमारे यूरेथ्रल स्फिंक्टर्स ओपन होंगे। फिर हम अगर कंडीशन 2 है सिंपैथेटिक या पैरासिम्पैथेटिक, तो पैरासिम्पैथेटिक यानी नॉर्मल कंडीशन में यूरेथ्रल स्फिंक्टर्स रिलीज होंगे और फिर यूरिन बाहर आएगा। वो सब आपसे पूछेगा नहीं। तो सवाल आपसे क्या है, सबसे पहला
यूरिन भर गया यूरिनरी ब्लैडर में, यूरिनरी ब्लैडर हो गई स्ट्रेच। क्यों हुई स्ट्रेच? यहाँ पे आपसे एक सवाल पूछेगा, यहाँ पे कौन सा एपिथेलियम आपको देखने को मिलता है यूरिनरी ब्लैडर में, तो ये आपको याद रखना है कौन सा एपिथेलियम है, ट्रांजिशनल एपिथेलियम। तो क्या हुआ, स्ट्रेच हो गई यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर जैसे ही स्ट्रेच हुआ, यहाँ से सिग्नल किसके पास जाएगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास। सेंट्रल नर्वस सिस्टम मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू सिग्नल भेजेंगे और फिर यहाँ से हमारा किस में कॉन्ट्रैक्शन होगा, यूरिनरी ब्लैडर के स्मूथ मसल्स में, और जिसकी वजह से तुरंत ही वहाँ पे क्या होने वाला है, रिलैक्सेशन ऑफ यूरेथ्रल स्फिंक्टर्स, और फिर हम क्या करेंगे, यूरिनेट करेंगे, डेट्स इट। तो यहाँ से आपको याद क्या रखना है, कॉन्ट्रैक्शन होगा स्मूथ मसल में, जबकि रिलैक्सेशन होगा यूरेथ्रल स्फिंक्टर्स में। ये बस एक सवाल है, यहाँ से आप गलती कर सकते हैं, यहाँ कॉन्ट्रैक्शन की जगह रिलैक्सेशन और रिलैक्सेशन की जगह कॉन्ट्रैक्शन लिख देगा, बस ये एक गलती आप यहाँ पे करेंगे। और दूसरा, कौन सा एपिथेलियम टिश्यूज से बना हुआ होता है, यूरिनरी ब्लैडर। ये दो सवाल इसमें से आपको याद रखना है। चलो नेक्स्ट, मिक्टुरेशन क्या है, न्यूरल सिग्नल जिसकी वजह से हम फाइनली यूरिनेट करते हैं, उसी को हम लोग नाम देते हैं मिक्टुरेशन रिफ्लेक्स। चलो अब फर्दर हम लोग आगे बढ़े तो ये है क्या, पूरा का पूरा एक दिन में एक इंसान तकरीबन 1.5 लीटर तक यूरिन आउट करता है, जिसमें तकरीबन 25 से 30 ग्राम यूरिया होता है। इसलिए आपने देखा होगा गाय भैंस के जो गोबर या जो भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होते हैं या ह्यूमंस के भी, उनको हम यूज़ कर देते हैं खेत में, क्योंकि उनमें क्या होता है, यूरिया होता है। तो यानी एक इंसान एक दिन में तकरीबन कितना ग्राम यूरिया बाहर निकालता है, हमारी बॉडी से 25 से 30 ग्राम यूरिया। इसीलिए हमारे जो यूरिन है उसका कलर कैसा होता है, हल्का येलो होता है, क्योंकि यूरिन में हल्का येलो होने का रीज़न है बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन, ठीक है। और ये जो हमारे यूरिन है वो स्लाइटली एसिडिक होते हैं और इनमें से कुछ स्मेल भी आता है। स्मेल का रीज़न बहुत सारे हो सकते हैं, बहुत स्पेसिफिक रीज़न है, अमोनिया से यूरिया में बदलते दौरान वहाँ पे स्मेल प्रोड्यूस होता है, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखने वाले हैं, बहुत सारे ऐसे कंडीशंस हैं जो कि यूरिन को अफेक्ट करते हैं। देखो, यूरिन एनालिसिस में अगर हम लोग बात करें, सिंपली आपसे सवाल पूछे, अगर आपके यूरिन में ग्लूकोज है तो ग्लाइकोसूरिया, अगर आपके यूरिन में कीटोन बॉडी है तो कीटोन यूरिया, और अगर आपके यूरिन में ब्लड है तो उस कंडीशन को हम लोग नाम देते हैं हीमेट यूरिया। और जिस भी इंसान के यूरिन में ग्लूकोज आए या शुगर आए उसी को तो हम नाम देते हैं डायबिटीज़ मेलाइटस। तो आपको जवाब देना, एक तरह का और डायबिटीज़ होता है जिसको हम लोग नाम देते हैं डायबिटीज़ इंसिपिडस। तो मुझे बताइए, डायबिटीज़ इंसिपिडस और डायबिटीज़ मेलाइटस में कॉजिंग किसका इंसुलिन है? चलो हम बता दें, ये इंसुलिन कॉज मतलब कमी से होता है। आप मुझे इसका बताओ, कौन से हार्मोन का नाम आप जिसकी वजह से डायबिटीज़ इंसिपिडस होता है, और इसको हम कौन सा डायबिटीज़ कहते हैं, टाइप 1 या टाइप 2? और आपको ये भी बताना टाइप 1 और टाइप 2 में कौन सा डायबिटीज़ सबसे ज़्यादा कॉमन है हमारे देश में, क्योंकि आप जानते हैं इंडिया को कहा जाता है डायबिटीज़ कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। चलिए नेक्स्ट, अदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन की बात करें तो लंग्स भी हमारे CO2 रिलीज़ करते हैं, ठीक। हमारे जो लीवर हैं वो भी बाइल सिक्रीट करता है, जिसके थ्रू लीवर कोलेस्ट्रॉल को डिग्रेड करेगा, कुछ हार्मोन्स को, और ये भी फाइनली डाइजेशन के थ्रू बाहर भेज दिया जाता है। हम जानते हैं स्किन या हमारे स्वेट यानी सेबेसियस या ऑयल ग्लैंड से हम क्या करते हैं, हम स्वेट के फॉर्म में ही वाटर NaCl भी रिलीज़ आउट कराते हैं। ऑयल ग्लैंड से हम सीबम रिलीज़ कराते हैं, वो भी एक्सक्रेशन का एक तरीका है। सलाइवा में भी नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं, तो इससे भी हम निकाल सकते हैं। अब देखो, ये एक सवाल है, दो सवाल हमने बोला आपको नीट 2026 को लेकर के, दो टॉपिक, एक है आपका मैकेनिज्म से कोई सवाल पूछ दे, और दूसरा अगर मेरे तरफ से पूछा जाए तो वो दूसरा टॉपिक है रेगुलेशन से। यानी या तो आपसे मैकेनिज्म से सवाल, यानी दोनों से पूछ सकता है, ज़्यादा चांसेस है इन दोनों से सवाल आए इस साल नीट 26 में। चलिए, रेगुलेशन में आपको दो चीज़ बस सिंपल सा याद रखना है। पहला, ये क्या होता है, JGA, जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस। देखो, कुछ नेफ्रॉन्स के जो ग्लोमेरुलर पार्ट हैं वो ये DCT से आकर के जुड़ जाते हैं, और ये दोनों जब आपस में जुड़े हुए होते हैं तो इसको हम लोग नाम देते हैं JGA। और ये पूरी तरह से कंट्रोल किए जाते हैं, हमारे जो ब्लड का पूरा यूरिन का मैकेनिज्म है वो रेगुलेट होता है GFR, वो 125 ml पर मिनट वाला। तो याद रखेंगे, GFR जब डाउन होगा तब चलेगा रासलीला, RAAS, यानी रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम,
और जब हमारा GFR बढ़ा हुआ रहेगा तब चलता है ANF। ये दो अगर पॉइंट आप याद रख ले तो नीट में आपका काम बन जाएगा। बाकी आइए हम एक एक करके पॉइंट देखते हैं, लेकिन सिंपली ये दो बात याद रखना है रेगुलेशन में। तो आप देखो, सबसे पहले कौन कौन, हाइपोथैलेमस, JGA और हार्ट इन्वॉल्व है। इसमें होता है क्या, ब्लड के वॉल्यूम से, यानी अगर किसी भी तरह से हमारे ब्लड में वॉल्यूम, ब्लड में अगर पानी कम है तो ऑब्वियस सी बात है यूरिन पे इफेक्ट आने वाला है। तो आइए उसको किस तरह से कंट्रोल किया जाता है कि अगर जब भी हमारे बॉडी में बॉडी फ्लूइड का लेवल घटेगा, तो बॉडी फ्लूइड का लेवल घटेगा तो हाइपोथैलेमस क्या सिक्रीट करेगा, ADH यानी वैसोप्रेसिन, और ये वैसोप्रेसिन को हम नाम देते हैं एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ये क्या करेगा, कंटिन्यूसली वाटर को और ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेगा, जिससे क्या होगा, यूरिन और ज़्यादा कंसंट्रेटेड हो जाएगा और फिर यूरिन गाढ़ा होने लगेगा, कम से कम बॉडी से रिलीज आउट होगा। यानी ये और क्या करेगा, वाटर के रीएब्जॉर्प्शन को DCT से, CT से, हर जगह से इंक्रीज करा देगा। तो देखो अब क्या हुआ, पानी निकाल लिया गया यूरिन से, ब्लड में भेज दिया जाए, यानी अगर हमारे ब्लड में पानी कम हो जाता है तो ये सारे मैकेनिज्म चलने लगता है। इसीलिए आपको कहा जाता है आप अक्सर पानी कम पीते हैं तो क्या नुकसान होता होगा। ठीक है, आप कहते हैं प्यास ही नहीं लग रहा तो क्यों पानी पीना, तो प्यास लग रहा है, इसका मतलब ये सिस्टम चालू हो गया है, ये सिस्टम चालू हुआ है मतलब आपका GFR डाउन हो गया है। तो ऐसी नौबत ना आने पाए, आपको प्यास लगने से पहले ही पानी पीते रहना चाहिए, वरना आपका GFR डाउन होगा, आपकी बॉडी सारी एनर्जी इधर लगा देगी तो आप बाकी काम में एनर्जेटिक नहीं महसूस कर पाएंगे। इसीलिए आपको पानी के बारे में कहा जाता है कम से कम 4 लीटर पानी तो आप ज़रूर पिए एक दिन में। आपको पानी तब पीना चाहिए जब तक आपको प्यास ना लगे, प्यास लगने के बाद पीना ही है, लेकिन प्यास लगने से पहले पानी पीना चाहिए। प्यास लगने के बाद पी रहे हैं मतलब आपके बॉडी में ये मैकेनिज्म शुरू हो गया, और ये मैकेनिज्म शुरू होना अच्छा संकेत नहीं माना जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब क्या होता है, जैसे ही ये सबके सब रिलीज होंगे तो देखो JGA सेल रिलीज करते हैं रेनिन, RENIN, रेनिन। ये रेनिन क्या करेंगे, एंजियोटेंसिनोजन जो इनएक्टिव फॉर्म में है, एंजियोटेंसिनोजन, उसको एक्टिवेट करके एंजियोटेंसिन 1 से एंजियोटेंसिन 2 तक लेके जाएगा, और वो एंजियोटेंसिन 2 हमारे ब्लड के प्रेशर को, ब्लड के जो वेसल्स उसको कंस्ट्रिक्ट कर देगा, ब्लड का प्रेशर बढ़ा देगा ताकि किडनी में ज़्यादा ब्लड जाए, ज़्यादा ब्लड जाए तो ज़्यादा फिल्ट्रेट आएगा। तो पहला काम एंजियोटेंसिन वो करेगा। दूसरा काम ADH ने किया जो कि वाटर रीअब्जॉर्ब करेगा। तीसरा काम एल्डोस्टेरोन भी कर देगा, और इसीलिए यानी सिंपल सा आपको ध्यान क्या रखना है, अब आपको प्यास लगेगा, हाइपोथैलेमस प्यास लगवाएगा। तो याद रखना रास मैकेनिज्म अच्छी बात नहीं है। ये कब चलता है, जब आपका GFR डाउन हो जाए। तो GFR डाउन होगा तो RAAS चलेगा, GFR बढ़ जाएगा, उल्टा नहीं लिखे, हाँ फिर ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ये है आपका, यहाँ से सवाल क्या पूछा, देयर इज़ अ स्पेशल सेंसिटिव एरिया जिसको नाम दिया जाता है JGA, जो कि बनाया जाता है किसके द्वारा, यहाँ पे PCT लिख के गलती कराएगा, ये चीज़ याद रखेंगे। ठीक है, JGA क्या करता है, सिक्रीट करता है रेनिन, एंजियोटेंसिन सिस्टम, यानी जिसको हमने रास नाम दिया यहाँ पे। ठीक है, ये कब एक्टिवेट होगा, ये बात एकदम स्टार मार्क करके याद रख लेना, जब हमारा GFR डाउन होगा तब हमारे JGA सेल क्या सिक्रीट करेगा, रेनिन। यानी रेनिन कब सिक्रीट करेगा, क्या नॉर्मल कंडीशन में, नहीं, कब, जब हमारा GFR डाउन होगा। कौन सिक्रीट कराएगा, कौन सिक्रीट कराएगा, JGA। क्यों सिक्रीट कराएगा, क्योंकि GFR डाउन हो चुका है। तो जैसे ही GFR डाउन हुआ, रेनिन आया बाहर, रेनिन ने ये जो एंजियोटेंसिनोजन इनएक्टिव फॉर्म में थे, इस इनएक्टिव को 1 में कन्वर्ट कर दिया, 1 वाला फर्दर 2 में कन्वर्ट करेगा, और 2 क्या है, वेसो कॉन्स्ट्रिक्टर, हमारे ब्लड वेसल्स को दाब के कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा, जिससे हमारे ब्लड का प्रेशर बढ़ जाएगा। ठीक है, अब एंजियोटेंसिनोजन की वजह से क्या इंक्रीज हो जाएगा, प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, और फर्दर प्रेशर जैसे ही इंक्रीज होगा हमारे यहाँ पे कौन काम करना स्टार्ट कर देगा, एल्डोस्टेरोन। ये क्या करने लगेगा, उस यूरिन में से और ज़्यादा सोडियम को रीअब्जॉर्ब करने लगे, जो कि बिल्कुल भी अच्छा संकेत नहीं है। इसीलिए आपको प्यास लगने से पहले पानी पीना चाहिए। चलिए नेक्स्ट, अब ये एल्डोस्टेरोन क्या करेगा, सोडियम और वाटर को रीअब्जॉर्ब करने लगेगा, कहाँ से, तो DCT से रीअब्जॉर्ब करने लगेगा, और पूरा का पूरा ध्यान, फोकस, एनर्जी लगा देगा हमारे ब्लड के प्रेशर्स को इंक्रीज करने के लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास में है, जब हमारा RAS कब चालू था, जब GFR डाउन था।
अब GFR डाउन हो गया, इतने सारे मैकेनिज्म चले, आपने पानी पिया, ये सब हुआ, फाइनली आपका ब्लड प्रेशर बढ़ गया, तो कोई तो होना चाहिए कि आपको बढ़ने के बाद उसको रोकने के लिए, तो रोकने के लिए जो काम करता है उसको हम लोग नाम देते हैं ANF। तो सिंपल याद रखेंगे, जब GFR डाउन था तो RAS, जब GFR अप था तो ANF। ANF का फुल फॉर्म होता है एंटी नाइट्रियूरेटिक फैक्टर। ये क्या करते हैं, ये सिंपल सा बात है, जो वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्टेड थे उसको वापस डायलेट करा देगा और फाइनली नॉर्मल हमारे ब्लड के प्रेशर को नॉर्मल कर देगा। तो यहाँ से आपको क्या क्या सवाल में सबसे बहुत इंपॉर्टेंट है मैकेनिज्म, उसमें भी अगर नीट पॉइंट ऑफ सवाल के लिए बात करें, सीधा GFR घटा तो रास नाम ही बता रहा, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम सब काम करेगा। तो रेनिन क्या काम करेगा, एंजियोटेंसिन बनाएगा, एंजियोटेंसिन के एक्टिवेट होने से कौन आएगा, एल्डोस्टेरोन आएगा, एल्डोस्टेरोन से क्या होगा, वाटर एंड सोडियम रीअब्जॉर्प्शन होने लगेगा। फिर बढ़े हुए प्रेशर्स को वापस से घटाना भी तो है, वहाँ पे कौन काम करेगा, एंटी नाइट्रियूरेटिक फैक्टर। तो यहाँ से अब हमारे चैप्टर का लास्ट पार्ट है डिसऑर्डर। चूँकि अब नीट 2026 ने सिलेबस डाउनलोड किया है, आपने अगर तो नया देखा होगा तो आपको पता होगा कि हमारे पास सिलेबस नए में डिसऑर्डर को अलग से दिया गया। तो नीट का ये इशारा क्या कहना चाहता था कि डिसऑर्डर वाले सेगमेंट को अब आपको अच्छे से देखना है, क्योंकि डिसऑर्डर वाले सेगमेंट में सवाल पूछे जाने के पूरे चांसेस हैं। अच्छा, एक इन्फॉर्मेशन और हम आपको देना चाहेंगे, नीट 2026 का फॉर्म रिलीज़ हो गया है, लेकिन अभी आप भर नहीं सकते। शायद मेरे ख्याल से 7 फ़रवरी से 7 मार्च तक का टाइम दिया गया है कि इसमें आप भर पाएंगे। ठीक है, तो एक बार आप ऑफिशियल नोटिफिकेशंस जा कर के चेक कर लेना, नीट का फॉर्म आ चुका है, भर नहीं सकते अभी, 7 फ़रवरी के बाद आप भर पाएंगे, 1 महीने का टाइम दिया गया है और बाकी इन्फॉर्मेशंस आपको जल्दी रिलीज़ कर दिया जाएगा। और साथ में आपको शायद ये भी पता होगा कि CUET 2026 का भी फॉर्म आ चुका है, तो CUET 2026 वाला भी फॉर्म ज़रूर से ज़रूर भर देना। देखो, हम जो कह रहे हैं आप फॉर्म भरना, उसके बाद करना है नहीं करना, थोड़े पैसे लगेंगे, मैं मानता हूँ महंगाई है थोड़ा। बाकी CUET के बारे में एक बार आप मेरे से पर्सनली आकर के बात कर लेना, जिनको भी भरने का मन हो तो हम आपको बता देंगे क्यों भरना चाहिए नहीं भरना चाहिए। बाकी नीट 26 का भी आ गया। अब आइए हम लोग बात करते हैं डिसऑर्डर, यानी अगर हमारे ब्लड में यूरिया बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो उस कंडीशन को हम नाम देते हैं यूरीमिया। और आपके मन में सर यूरिया बढ़ने से क्या प्रॉब्लम है, तो हमारे किडनी फेल हो सकते हैं। फेल का मतलब क्या है, जितना उसको अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, जितना उसको सिक्रीशन, जितना रीअब्जॉर्प्शन करना चाहिए उतना नहीं कर पाए तो वो फेल है। जैसे आपको फेल का मतलब क्या, 100 में से 33 नंबर लाना, नहीं ला पाए तो फेल है। वैसे किडनी का काम है यूरिन बनाना, प्रॉपरली नहीं बना पाए तो किडनी फेलियर, यानी सिंपली यूरिया अगर बढ़ गया तो किडनी आपका सही से काम नहीं कर रहा है, उसी को हम नाम देते हैं यूरीमिया। दूसरा डिजीज़ का नाम है रीनल कैलिकुलाई। रीनल कैलिकुलाई का सिंपल सा मतलब है पत्थर बन जाना, स्टोन बन जाना, यानी स्टोन और इनसॉल्युबल मास ऑफ क्रिस्टल्स जो कि स्पेसिफिकली ऑक्सलेट आयंस होते हैं, वो अगर किडनी के अंदर है तो उसको हम लोग कहते हैं कि पथड़ी, स्टोन बन गया है, वो है रीनल कैलिकुलाई। रीनल मतलब किडनी, किडनी में बढ़ गया तो रीनल कैलिकुलाई। दूसरा वर्ड है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। हमने आपको पहले भी बताया है, जहाँ पे भी पूरी बायोलॉजी में वर्ड आ जाए आइटिस, आइटिस का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन। आइटिस का सिंपल सा मतलब क्या है, इन्फ्लेमेशन, यानी अगर ग्लोमेरुलस में इन्फ्लेमेशन हो जाए तो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, नाक में हो जाए तो राइनाइटिस, तो ब्रोंकियल्स में हो जाए तो ब्रोंकियोलाइटिस, ब्रोंकाइटिस। ठीक है, जिस भी जगह पे इन्फ्लेमेशन हो जाए उसके लास्ट में वर्ड लगा देना है आइटिस, यानी इन्फ्लेमेशन होता है। नेक्स्ट डिजीज़ का नाम है हीमोडायलिसिस। हीमोडायलिसिस का मतलब सिंपल सा बात है कि जिसका किडनी फेल हो गया है तो अब उसके बॉडी से अगर आप मशीन्स की मदद से, एक्सटर्नल इक्विपमेंट की मदद से ब्लड को डायलेट करके, मतलब ब्लड को फर्दर यूरिया निकाल करके फिर उसकी बॉडी में डाल देना, इसी को हम नाम देते हैं हीमोडायलिसिस। प्रेमानंद जी महाराज इसी को कराते हैं, इसलिए वो जीवित बहुत आराम से अभी हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे क्या है, प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ यूरिया किसके थ्रू, आर्टिफिशियल किडनी यानी मशीन्स के थ्रू, डायलाइजिंग फ्लूइड यानी जब हम उसको कर देते हैं तो उसको नाम देते हैं डायलाइजिंग फ्लूइड। यहाँ पे आपको याद रखना है कौन सा मेम्ब्रेन यूज होता है, सेलोफेन, या इसी का दूसरा नाम होता है नाइट्रोसेल्यूलोजिक मेम्ब्रेन। इसमें क्या है, ब्लड को बाहर निकाल लिया जाता है। ठीक है, उसमें जब जानते हैं हमारा ब्लड जैसे ही बॉडी के बाहर आएगा क्या होगा, जम जाएगा, जमने ना पाए इसीलिए हम उसमें क्या मिला देते हैं, बाहर से हेपेरिन, तो ब्लड नहीं जमा, फिर उसको सेलोफेन मेम्ब्रेन के थ्रू पास कराते हैं। पास कराने के बाद यूरिया क्या है, ऊपर से इस तरह से निकाला, ऐसे करके छाना,
फिर वापस इसी से घुसाएंगे, लेकिन यहाँ पे ये क्या है, ऊपर ऊपर से यूरिया को निकाल के अलग कर देंगे और फिर ब्लड को वापस से भेज देंगे। लेकिन इसमें हम लोग हेपेरिन भी मिला के रखते हैं ताकि ये ब्लड कोएगुलेट ना करे। तो सवाल पूछेगा, निकालते हैं आर्टरी से, डालते हैं वेंस से, और क्या हम एंटीकोएगुलेंट के तौर पे यूज़ करते हैं हेपेरिन, और दूसरा कौन सा मेम्ब्रेन यूज़ होता है, तो सेलोफेन मेम्ब्रेन यूज़ होता है। ठीक है, फिर उसके बाद सिंपली याद रखेंगे, निकाला आर्टरी से, डाल दिया गया वेंस के थ्रू। चलो उसके बाद नेक्स्ट है आपका किडनी ट्रांसप्लांटेशन, यानी एक तो है आपके पास कि डायलिसिस कराओ, दूसरा है कि आपका अगर कोई डोनर है आपके पास तो आप अपने किडनी को निकालिए और डोनर के किडनी से अपने किडनी को रिप्लेस कर दीजिए। इसको हम लोग नाम देते हैं, अगर आपका किडनी फेल हो चुका है और आप डॉक्टर की मदद से डोनर ढूंढ लाओ और डॉक्टर की मदद से किडनी को ट्रांसप्लांट कर दो, बदल दो, तो उसी को हम लोग नाम देते हैं किडनी फेल्योर। तो आप मुझे बताओ, क्लास 12 वाले रिवीजन में ध्यान से जल्दी से बताओ, किडनी ट्रांसप्लांटेशन के लिए यानी रिजेक्शन कौन सा रिस्पॉन्सिबल है, CMI या AMI? ठीक है, तो यहाँ से हमने आपका पूरा जो चैप्टर है वो पूरी तरह से कोशिश करके 45 मिनट के अंदर में रिकैप कराया। फिर से बता रहा, रिवीजन नहीं ना ही पढ़ाया है, ये रिकैप है। तो बाकी मिलते हैं अगले क्लास में अगले चैप्टर के साथ। धन्यवाद।